आज बायोलॉजी मानव स्वास्थ्य एवं रोग के तीसरा पार्ट चलेगा। हम लोग पिछला क्लास में थोड़ा पैथोजन के बारे में पढ़े थे, तो उसमें जीवाणु, विषाणु और प्रोटोजोआ के नाम सुने थे। तो आज थोड़ा बहुत विषाणु के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहला सवाल कि बताइए जीवाणु का खोज किसने किया था? तो जीवाणु का खोज ल्यूवेनहॉक ने किया था। यह क्वेश्चन 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। अब बताओ, जो इंसान जिस चीज का खोज करे उसको पिता कहा जाता है, यानी कि फादर कहा जाता है। तो आपसे पूछे कि जीवाणु विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? तो जीवाणु विज्ञान के पिता ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। तो यहाँ से आपको 2 ऑब्जेक्टिव बनता है। आपसे पूछेगा बताओ जीवाणु विज्ञान के पिता किसे बोला जाता है? तो ल्यूवेनहॉक को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि जीवाणु का खोज सबसे पहले कौन किया था? तो ल्यूवेनहॉक ने किया था। कहाँ किया था? तो मनुष्य के दांत में था, यानी कि मनुष्य के दांत से किया था। खोज कौन किया था? ल्यूवेनहॉक ने किया था। इस बताओ कि जीवाणु के पिता, जीवाणु विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? तो ल्यूवेनहॉक के जीवाणु विज्ञान के पिता कहा जाता है। और खोज किसने किया था? तो ल्यूवेनहॉक, लेकिन नामकरण खोजा था अलग आदमी, नाम अलग आदमी दिया था। तो जीवाणु का नामकरण कौन किया था? इहेरेनबर्ग ने किया था। इहेरेनबर्ग ने किया था। ये भी ऑब्जेक्टिव आपसे पूछ सकता है कि जीवाणु के नामकरण कौन दिया था, यानी कि जीवाणु नाम उसको कौन दिया था? तो इहेरेनबर्ग ने दिया था। सबसे पहला अगला देखते हैं कि हम लोग पहचानेंगे कैसे कि ये जीवाणु है। अगर कोई भी चीज के पीछे लगल या आगे माइको मिल जाए, बेसिलस मिल जाए, कोकस मिल जाए, तो ये सबको हम लोग जीवाणु से पहचानते हैं। आगे हम लोग इसको अच्छी तरह से देखेंगे। फिर से एक बार देखते हैं कि जीवाणु के पहचान। तो कहीं आपको माइको मिल जाए, बेसिलस मिल जाए, कोकस मिल जाए, तो समझ जाना है कि वह क्या है? जीवाणु है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जीवाणु के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जैसे अगर किसी चीज में जीवाणु का, किसी चीज का अध्ययन किया जाता है तो उसका नाम होता है। तो आपसे यह क्वेश्चन पूछेगा कि जीवाणु के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जीवाणु के अध्ययन को बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। जीवाणु के अध्ययन को बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। यहाँ से 4 ऑब्जेक्टिव बनता है आपको। सबसे पहला, जीवाणु का खोज किसने किया था? तो ल्यूवेनहॉक ने किया था। अगला क्वेश्चन कि जीवाणु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। जीवाणु का नामकरण किसने किया था? इहेरेनबर्ग ने किया था। अगला क्वेश्चन पूछेगा कि जीवाणु के अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो जीवाणु के अध्ययन को बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। अगला देखते हैं कारक। कारक मतलब कारण, किसके कारण से रोग फैलता है। और यह है बीमारी। कौन कौन बीमारी और कौन कौन कारक, किस बीमारी के, ये सब बीमारी के कौन कौन कारक है हम लोग को देखना है। तो सबसे पहला हम लोग चलते हैं बैक्टीरिया। सबसे पहला बैक्टीरिया, दूसरा में देखेंगे वायरस, तीसरा को देखेंगे प्रोटोजोआ। चलिए आगे देखते हैं कारक। कारक मतलब होता है कारण, किस किस कारण से कौन कौन बीमारी होता है। तो ये इस तरफ है आपका कारक यानी कि कारण, और इस तरफ है बीमारी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे 1 नंबर में हर साल 1 या 2 नंबर में पूछा जाता है। तो सबसे ज्यादा पहला हो गया बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु। बैक्टीरिया से कौन कौन रोग फैलेगा? तो बैक्टीरिया से सबसे पहला रोग कोलेरा, दूसरा टाइफाइड, तीसरा डायरिया, चौथा निमोनिया, पांचवा प्लेग, और छठा टेटनस, और सातवां डिप्थीरिया, और 8वां क्षय रोग। क्षय रोग को हम लोग टीबी रोग भी बोलते हैं या ट्यूबरकुलोसिस भी बोला जाता है। तो हम लोग फिर से देखते हैं कि बैक्टीरिया से कौन कौन रोग उत्पन्न होता है। तो सबसे पहला रोग कोलेरा, दूसरा देखते हैं टाइफाइड, तीसरा डायरिया, चौथा निमोनिया, पांचवा प्लेग, छठा टिटनेस, और 7वां डिप्थीरिया, और 8वां क्षय रोग होता है। इसको आप लोग को रटना पड़ेगा, इसका कोई उपाय नहीं है।
अगला देखते हैं वायरस। वायरस से कौन कौन रोग फैलेगा? सबसे पहला एड्स, दूसरा हो जाएगा रेबीज, तीसरा हो जाएगा डिप्थीरिया और चौथा हो जाएगा हेपेटाइटिस, पांचवा इन्फ्लुएंजा और छठा हो जाएगा चेचक, सातवां हो जाएगा डेंगू और आठवां हो जाएगा पीला ज्वार। ये आपको किसी भी कंडीशन में रखना है, याद करना है। और अगला देखते हैं प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ से कौन कौन रोग होता है? चलिए आगे देखते हैं प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ से कौन कौन रोग होगा? सबसे पहला मलेरिया, दूसरा का डायरिया, चौथा अमीबे पेचिस, पांचवा कालाजार और बस इससे 5 रोग होता है। आपसे यह क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है कि बताओ निम्नलिखित में से यह रोग किसके कारण से होता है या किसके कारण से होता है? तो एक बात यहाँ ध्यान देना कि डायरिया हर चीज में कॉमन है, यानी कि डायरिया बैक्टीरिया से भी हो सकता है, डायरिया वायरस से भी हो सकता है और डायरिया प्रोटोजोआ से भी हो सकता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, फिर से एक बार देखते हैं बैक्टीरिया से कौन कौन रोग होता है? कोलेरा, टाइफाइड, डायरिया, निमोनिया, प्लेग, टेटनस, डिप्थीरिया और क्षय रोग। क्षय रोग को याद रखना, टीबी रोग भी बोला जाता है, ट्यूबरकुलोसिस भी बोला जाता है। आगे देखते हैं वायरस। वायरस से कौन कौन रोग होता है? तो वायरस से हो जाएगा एड्स, रेबीज, डायरिया, हेपेटाइटिस, इन्फ्लुएंजा, चेचक, डेंगू और पीला ज्वार। आगे देखते हैं प्रोटोजोआ से कौन कौन होता है? तो मलेरिया, डायरिया, अमीबे पेचिस, कालाजार इत्यादि। यानी कि अगर आपको इतना याद है तो 1-2 नंबर आराम से आ सकता है। आगे देखते हैं सबसे पहला रोग हम लोग पढ़ते हैं ट्यूबरकुलोसिस, यानी कि क्षय रोग चाहे या टीबी रोग क्या है? तो सबसे पहला चीज है क्षय रोग यानी कि टीबी। तो यह बीमारी किसके द्वारा फैलेगा? किसके द्वारा फैलता है? तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा फैलता है। यह बीमारी किसके द्वारा फैलता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु। हम पहले जीवाणु के पहचान बताए थे, जिसके आगे कुछ लगा रहे या तो माइको लगा रहे, हम आपको पहचान बता चुके हैं। तो आपसे पूछेगा कि बताओ माइकोबैक्टीरियम जीवाणु है कि विषाणु है? तो कौन हो जाएगा? जीवाणु। इससे कौन रोग होता है? तो टीबी रोग होता है, यानी कि क्षय रोग होता है। तो पहला ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ से बन जाता है कि बताओ टीबी या क्षय रोग किस जीवाणु के कारण बनता है। और दूसरा क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जीवाणु के कारण होता है कि विषाणु के कारण होता है। तो पहला क्वेश्चन कि टीबी जीवाणु के कारण होता है और कौन जीवाणु के कारण होगा? तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के द्वारा फैलता है। आगे देखते हैं यह बीमारी, दूसरा ऑब्जेक्टिव पूछता है कि बताओ ट्यूबरकुलोसिस से कौन अंग प्रभावित होता है? तो बताओ इस बीमारी से कौन कौन अंग प्रभावित होगा? फेफड़ा प्रभावित होगा, श्वास नली प्रभावित होता है तथा लसिका ग्रंथि प्रभावित होता है। और आगे यह बीमारी किसके माध्यम से फैलता है? तो यह बीमारी सबसे पहला, यह बीमारी अगर कोई भी व्यक्ति संक्रमित है और वह व्यक्ति खांसता है या थूकता है या आपसे बातचीत करता है तो उसके ड्रॉपलेट के थ्रू आपके आप में फैल सकता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति इस रोग से ग्रसित है तो उससे ज्यादा बातचीत नहीं करना चाहिए, उससे थोड़ा दूरी बना के रखना चाहिए। फिर से देखते हैं ट्यूबरकुलोसिस किसके द्वारा फैलता है? तो ट्यूबरकुलोसिस किसके द्वारा फैलेगा? जीवाणु के द्वारा फैलेगा। कौन जीवाणु के द्वारा फैलेगा? तो यह बीमारी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से फैलता है। मतलब यह संक्रमित रोग है कि असंक्रमित रोग है? तो यह संक्रमित रोग है। संक्रमित कहने का मतलब एक दूसरे के साथ रहने से तथा उसका समान प्रयोग करने से फैलता है। अगर आप किसी के साथ रहते हैं तो उससे बात कीजिएगा, वह खांस सकता है, छींक सकता है, तो यानी कि उसके थ्रू आपको फैल सकता है। तो यह कौन बीमारी हो गया? संक्रमित या संक्रमण बीमारी है। आगे देखते हैं इसका लक्षण। अगर किसी इंसान में टीबी है तो उसका लक्षण क्या क्या होता है? सबसे पहला समान एकदम हमेशा उसको बुखार रहता है। सबसे पहला लक्षण है हमेशा क्या रहेगा? बुखार। और दूसरा, अगर वह व्यक्ति कहीं
खांसता है तो उससे उसके खांसने से उसके मुंह से क्या निकलता है? तो खून निकलता है। अगला देखते हैं, वह व्यक्ति हमेशा थकान एवं कमजोरी महसूस करता है। हमेशा कहने का मतलब कोई काम ही नहीं करे, एकदम आराम कर रहा है, फिर भी वह थका हुआ तथा कमजोर अनुभव करेगा, तो यह किसका लक्षण है? ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी का लक्षण है। आगे देखते हैं, भूख न लगना। भूख, इस बीमारी में भूख एकदम नहीं लगता है। अगर किसी को भूख नहीं लग रहा है, समझो कि अब ये नहीं सिर्फ भूख नहीं लग रहा है तो उसका टीबी है, सब लक्षण मिलना चाहिए। अगला लक्षण, वजन घट जाना, यानी कि अगर कोई इंसान के वजन अचानक घट जाए तो वह किसका लक्षण है? टीबी का लक्षण है। आगे फिर से एक बार देख लेते हैं, ट्यूबरकुलोसिस, यह बीमारी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से फैलता है। यह एक प्रकार का संक्रमण रोग है, यानी कि एक व्यक्ति के साथ रहने से फैलता है या उसका समान उपयोग करने से फैलता है। यह बीमारी किसी व्यक्ति को खांसने, थूकने या उससे बातचीत करने से फैलता है। यह व्यक्ति को फेफड़े, श्वास नली तथा लसिका ग्रंथि को प्रभावित करता है। इसका लक्षण, सबसे पहला लक्षण हमेशा बुखार रहेगा। दूसरा लक्षण, खांसते समय मुंह से खून निकलता है। अगला लक्षण, चलिए आगे देखते हैं, इसमें भूख न लगना या बहुत कम लगना। अगला है अचानक वजन घट जाना। अब कॉमन सी बात है, अगर आपको भूख न लगेगा या बहुत कम लगेगा तो वजन घट जाएगा। अगला देखते हैं, इसका रोकथाम। अगला है रोकथाम। अगर यह रोग थूकने से, खांसने से या बातचीत करने से फैलता है तो सबसे पहला रोकथाम इसका यही होगा कि किसी व्यक्ति को इधर उधर थूकने से बचना चाहिए। सबसे पहला रोकथाम होगा कि किसी व्यक्ति को इधर उधर थूकने से बचना चाहिए। दूसरा होगा कि इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को साफ सफाई, खाने पीने के बर्तन एवं कपड़े को अलग रखना चाहिए। तो क्यों रखना चाहिए? क्योंकि यह रोग संक्रमण से फैलने वाला रोग है। तो अगर किसी व्यक्ति का, अगर वह व्यक्ति वो बर्तन में खाना खाए, अगर वही बर्तन में स्वस्थ व्यक्ति खाना खा ले तो उस व्यक्ति को भी टीबी हो सकता है। इसीलिए जिस व्यक्ति को अगर टीबी है तो उससे दूर रहना चाहिए, कपड़े को साफ सफाई रखना चाहिए, उसका बर्तन अलग रखना चाहिए। आगे देखते हैं, अगर घर में छोटा बच्चा है तो उसको BCG का टीका अवश्य लगाना चाहिए। तो आप यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि किस रोग में BCG का टीका लगाया जाता है। तो याद रखना है कि टीबी में BCG का टीका लगाया जाता है और यह टीका हमेशा शिशु को लगता है, यानी कि आप बड़ा हो गए 15 साल 20 साल तब लगेगा, यह शिशुओं को लगता है। फिर से एक बार इसे देख लेते हैं। इससे कुछ ऑब्जेक्टिव बन सकता है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव बनेगा कि यह कौन सा जीवाणु के द्वारा फैलता है। तो यह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से फैलता है। यह एक प्रकार के संक्रामक रोग है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन संक्रामक रोग है, तो अगर ट्यूबरकुलोसिस रहेगा तो हो सकता है। आगे देखते हैं कि किसको किसको प्रभावित करता है। तो फेफड़ा, श्वास नली, लसिका ग्रंथि को प्रभावित करता है। या किसी व्यक्ति को खांसने से, थूकने से या उससे बातचीत करने से फैलता है। अगला देखते हैं लक्षण, इसमें समानतः बुखार होता है। दूसरा लक्षण, खांसते समय मुंह से खून निकलता है। आगे इसमें हमेशा थकान और कमजोरी महसूस होता है। इसमें भूख कम या न लगता है। भूख कम लगने के कारण वजन अचानक घट सकता है। रोकथाम देखते हैं। रोकथाम कहने का मतलब इस बीमारी को कैसे कम कर सकते हैं। तो सबसे पहला है कि आप इधर उधर थूकने से बचें। दूसरा हो जाएगा इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को कपड़ा, खाना या खाने के बर्तन को स्वस्थ व्यक्ति से अलग रखना चाहिए। और अगला है शिशुओं को BCG का टीका लगाना चाहिए। ठीक है, आज भर यही रहेगा। अब देखते हैं अगला वीडियो।